वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों में जैसा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे हैं, और अगर हम वेंसडे की बात करें तो काफ़ी अच्छा मूव हमने यूएस मार्केट में देखा था, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो है टैरिफ पे हमको 90 डेज का रिलीफ दिया है। यानी कि सभी मुल्कों पे अब बेस 10% टैरिफ लगेगा, लेकिन चाइना पे टैरिफ जो है पहले 125% हुआ था और कल एक और अनाउंसमेंट ट्रम्प की तरफ से आई जहां अब टैरिफ को 145% कर दिया गया है। तो चाइना दिक्कत में है, वहीं कुछ रिकवरी जो है वर्ल्ड मार्केट्स में देखने को मिल रही है। उस लिहाज से हमारे मार्केट्स में भी आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी करीबन 500 अंक ऊपर इस समय कामकाज करते हुए डे हाई के आसपास बना हुआ है मार्केट। और सेंसेक्स को अगर देखें तो वहां पे भी एक अच्छी मजबूती है। बैंक निफ्टी करीबन 900 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 897 पॉइंट्स अप 51,140 के आसपास का लेवल है। लेकिन इंडिया विक्स अभी भी अपने ऊपरी स्तरों के आसपास ही है। 20 से थोड़ा हल्का हुआ है, 19 के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी इट्स ऑन अ हायर साइड। सो 13-14 इंडिया विक्स जो है उसको कंफर्टेबल माना जाता है। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है? इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव तो है, पर कितना पॉजिटिव, कैसे आप एनकैश कर सकते हैं इसको, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह, ही इज अ मार्केट एक्सपर्ट, ही इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटेल एट रेलिगर ब्रोकिंग, एंड आई हैव विद मी मिस्टर रोहन मेहता, हु इज सीईओ एंड फंड मैनेजर एट टर्टल वेल्थ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रवि जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। सो हाउ डू यू फील अबाउट मार्केट्स नाउ? क्या लगता है आपको? गीतू मैम, अगर इस समय मार्केट को देखते हैं और सबसे बड़ा जो आप यहाँ पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हिस्टोरिक जो है वो एक तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि डाउ जोन्स को अगर एक बार देखें, क्योंकि कल हमारा मार्केट बंद था और डाउ जोन्स का मार्केट एक बार 12% तक ऊपर गया, उसके बाद फिर आपने 5% तक नीचे फिर से एक करेक्शन देखा। ये बहुत अच्छे साइन नहीं है और ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म पर एक बियरिशनेस के साइन होते हैं, क्योंकि इस तरीके का वोलेटिलिटी आपको यूएस मार्केट में अगर देखने को मिल रहा है तो इंडियन मार्केट उसके सामने तो काफी जो है वो एक तरीके से वोलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। अब भारतीय बाजारों में आज देखिए तो एक अच्छी तेजी बनी है 2-2.5% की, लेकिन क्या ये रिलायबल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है हम इस बढ़त में अभी 23,000 तक के लेवल को टेस्ट कर लें, लेकिन बियरिशनेस जो है वो अभी ट्रेंड डाउन है और 90 डेज का जो आपने बताया वो एक रिलीफ रैली दिखा सकता है, लेकिन वो रिलीफ रैली ही दिखाई देगी। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अगर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से सेकंड हाफ सेशन में देखने को मिल सकती है। ओके, रोहन सर भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून रवि सर। रवि सर, आज मार्केट में रिकवरी तो ज़रूर है, तेज़ी तो इसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब तक रुकेगी। ऐसे में मेटल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। मेटल सेक्टर, इसके सारे ही स्टॉक्स तेज़ी में नज़र आ रहे हैं। करीबन 4% से ज़्यादा की तेज़ी हमें सेक्टर में देख रहे हैं। इसमें किसी को प्ले करना हो तो क्या प्ले कर सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस समय ओवरऑल अगर देखते हैं तो चूंकि जो सबसे ज्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट आया था वो मेटल काउंटर पे ही आपने देखा था, और चूंकि जब टैरिफ ही 90 डेज के लिए यहाँ पर रिलीफ पे चला गया तो रिलीफ रैली तो आनी बाकी जरूरी थी, और वही रिलीफ रैली यहाँ पर मेटल में देखने को मिल रही। मुझे लगता है कि यहाँ पर एनएमडीसी और वेदांता ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको कि आप करंट लेवल पर यहाँ पर बाय की सिचुएशन पे देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है सेल में थोड़ी सी और टाटा स्टील में भी थोड़ी बाउंस बैक देखने को मिलेगी, लेकिन इन लेवल्स पर बहुत ज्यादा कोई बहुत तेजी से इंक्रीमेंट होगा ऐसे हालात नहीं दिखाई देते। क्योंकि अगर बेस को देखते हैं, यानी कि जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो पूरी तरह से अभी भी बेयरिश है, और ये जो रैली दिखाती है ये खासतौर से जैसा मैंने बताया कि डाउ जोन्स पे जो हुआ उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर बेयरिशनेस को बढ़ा सकता है, तो वो मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने स्टॉक स्पेसिफिक चलना है तो आप इस तरीके के स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं। रोहन सर, जी रवि सर, मेटल में जो तेजी है वो डॉलर इंडेक्स के लुढ़कने से है और चाइना में टैरिफ्स बढ़ने से है। ऑटो स्पेस भी आज बेनिफिट कर रही है, ऑटो में भी काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन आई स्टिल फील रवि सर कि आप कंफर्टेबल नहीं है इस मार्केट में। क्यों कंफर्टेबल नहीं है? आपको क्या लगता है वैल्यूएशंस जो करेक्ट हुई है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है? व्हाट इज बॉदरिंग यू? जैसे हमने अभी पॉजिटिव्स की बात की, तो आपको क्या बॉदर कर रहा है इंडिया मार्केट्स के बारे में? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, लेकिन मैं इसको ना एक चेन रिएक्शन समझता हूं। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि देखिए
इक्विटी मार्केट अगर अच्छा नहीं चल रहा होता तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो इससे रिलेटेड हो, शेयर लिस्टेड हो या फिर ना लिस्टेड हो या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर देखा जाए, तो वो जो है वो आपको रिसेशन का दिखाई देता है इम्पैक्ट। आप सिंपल देखिए, आईटी कंपनीज में जॉब का रिसेशन है। ओवरऑल अगर सेक्टर वाइज देखें, रियल इस्टेट को अगर देखें, तो जो अभी यहाँ पर आपने 25% की गिरावट ये आने वाले 3 महीने में, 2 महीने में देखने को आपको मिल चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी शुरुआत है, और अब ये अगर मार्केट 6 महीने तक मंदी में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, डिफॉल्ट्स और बहुत से जो मार्जिन लेकर के ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मार्केट ना मार्जिन पे ज्यादा चलता है। कंपनियां अपने शेयर को प्लेस करके बिजनेस से पैसा शेयर मार्केट से पैसा दूसरे बैंकों से लोन उठाते हैं, और उसके बेसिस पे ज्यादातर जो है वो चीजें चलती हैं। एक आम आदमी भी जो इस समय अभी इन्वेस्टमेंट में था, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट रॉकेट हो रहा था, आदमियों ने अपनी एफडीज निकाल करके स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं से फंस गए हैं, और इस समय 30-35% का जो डाउनफॉल है वो उनकी कमर तोड़ रहा है। तो अब ओवरऑल जो ये चेन रिएक्शन है, ये अभी आने वाले इस साल तक, यानी कि अगर आज हम अप्रैल में बैठे हुए हैं और हम दिसंबर तक की बात करें, तो मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं दिखाई देता। सरकार कोशिश कर रही है, आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट रेट कट करके लिक्विडिटी की कोशिश की, लेकिन उसका कोई खास इंपैक्ट आपने खुद देखा इतना नहीं है। हालांकि ये लॉन्ग टर्म पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल कोई भी यहाँ पर सेंटिमेंट, कोशिश जरूर पॉजिटिव करने की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेंटिमेंट बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वो नहीं दिखाई देता। उसके पीछे का रीजन सिर्फ भारत के फंडामेंटल नहीं है। दूसरी तरफ आप जाइए, आप यूएस में देखिए, यूएस में टैरिफ के अनाउंसमेंट करने के बाद जिस हिसाब से उनको विरोध झेलना पड़ा, खुद वहां के स्टेट्स में काफी प्रदर्शन हुए कि अंत में ट्रंप को वो चीज वापस करनी पड़ी। तो इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि ट्रंप ने अपनी समझदारी से इसको डिसीजन ले लिया। मुझे तो लगता है कि उनकी वोलेटिलिटी मार्केट की वोलेटिलिटी से कहीं ज्यादा है, और डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो बिजनेस एक्टिविटी में बदल गई है, और यूएस कहीं ना कहीं से बिजनेस करने की एक्टिविटी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पहली बात, ट्रंप का ये जो डिसीजन है ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। मैं मूर्खतापूर्ण क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पहले कि ट्रंप बहुत समझदार है, लेकिन मुझे लगता है अब कि उनके जो डिसीजन है वो काफी रिस्की है। नंबर 1, आप पहली बात है, आप कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, आप डिपेंड हैं बाहर की कंट्रीज पे। आपने ग्रीन, जब ओबामा जी थे तो उन्होंने ग्रीन यूएस करने के चक्कर में फैक्ट्रियां नहीं डाली, और उसी वजह से बाहर से चीजें इंपोर्ट करके वहां पर सप्लाई की जाती है। ठीक है, आपके पास पैसा, इकोनॉमी हो सकता है, लेकिन अगर सारे देश इस तरीके से आप टैरिफ लगाएंगे तो उसका इन्फ्लेशन का असर, मतलब सपोज करिए कि यूएस में देखिए ट्रंप साहब ने फार्मा सेक्टर पर नहीं लगाया, क्योंकि आज वहां का आम आदमी यूएस का मेडिकल अफोर्ड ही नहीं करता। वो खुद ही इंडिया भाग के आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि इतना वहां का मेडिकल महंगा है। तो अगर इस तरीके से टैरिफ लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट वहां की पब्लिक को झेलना पड़ेगा। ये पब्लिक अच्छे से समझ रही है, तो बिजनेस एक्टिविटी से कंट्री को चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और इसी वजह से शायद उन्होंने 90 डेज का रिलीफ दिया। तो यू टर्न, चलिए अच्छी बात है, हमारे बहुत सी स्टेट्स की गवर्नमेंट यू टर्न दिखाती है, और इस तरीके से यूएस अगर यू टर्न दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं से इकोनॉमी को झटका लगेगा, और वही झटके को अगर देखें तो ये सब एडजस्ट होने में 6 से 8 महीने का समय लगेगा। और मुझे लगता है इस वजह से पैनिक और सिचुएशन, सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए, सॉरी मैं लंबा बोल रहा हूं, नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि गोल्ड जिस हिसाब से नए हाई बना रहा है, हाँ हमने सिर्फ रीलों में देखा है, आपके इंस्टाग्राम की रीलों में देखा है गोल्ड 35,000 आ जाएगा। किस हवाबाजी से एनालिस्ट बोल रहे हैं, कौन से रील को वायरल करने के लिए बोल रहे हैं? आई नो, मैं भी सोच रही थी, ये बोल रहे थे कि 52,000 40,000 तक के लेवल्स आ गए थे। 40,000 पर 10 ग्राम्स सोना जो है जल्दी आने वाला है। आई मीन नो बेसिस, बट यस, इंस्टाग्राम इज इंस्टाग्राम। हाँ, तो देखिए उसका मैं समझता हूँ आजकल जो इन्फ्लुएंसर हैं, और जब सभी यहाँ पर इसीलिए जो है वो गाइडलाइन के डंडे चला रहा है, क्योंकि अपनी रील को वायरल करने के लिए कुछ भी बोल देना और पब्लिक को इस तरीके से भ्रमित करना, ये बहुत गलत है। और गोल्ड का प्राइस आप कह रहे थे कि लो बन जाएगा, यहाँ लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ गया, और आज ही लाइफ टाइम हाई बना दिया उसने 93.93 का। तो मुझे तो लगता है कि वो लकटकिया, आपने एक वर्ड सुना होगा लकटकिया कार के बारे में, बड़ा अच्छा वो हुआ था। मुझे लगता है गोल्ड भी लकटकिया 10 ग्राम में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से फिलहाल ये संकेत भी इकोनॉमी को डराने वाले हैं। और जो आपने कहा, देखिए क्योंकि
इस समय मार्केट की सिचुएशन या गोल्ड के प्राइसेस हाई तभी होते हैं जब मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं होता। करेक्ट, बिल्कुल। रोहन सर, बिल्कुल सर। रवि सर, चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक HAL की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट बढ़ाया, 5100 कर दिया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व की बात करते हैं कि ये आपको चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं? देखिए, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, और जहां तक आपने HAL की बात करें तो देखिए, एनी हाउ 3800, 3900, 4000 रुपीज इज अट्रैक्टिव, एंड माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 4500। तो आई कैन से दैट कि आप HAL पे आप डिप पे बाय करने की स्ट्रैटेजी रखिए। 4100, 4200 पे अगर पोजीशन खड़ी है तो ऐड कहाँ पे करना है वो भी एक आपको ऑप्शन मिलता है। और जहां तक बजाज फिनसर्व की बात करें, देखिए चूंकि एक अच्छे मोमेंटम में यहाँ पर स्टॉक है, तो यहाँ से अभी 3 से 5% की रैली दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, अभी लॉन्ग टर्म पर मैंने बताया कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना है। और जैसा रोहन जी कह रहे थे, मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि ऑलरेडी आपकी बास्केट में 20 से 25 स्टॉक बढ़कर हो गए हैं, तो अब उसमें फाइंड आउट करिए कि आपका सगा बेटा कौन है और कौन आपको धोखा दे रहा है, और उन स्टॉक्स को एवरेज ऑन करिए, उन स्टॉक्स पे पोजीशंस को बढ़ाइए। और लेकिन अगर आप बास्केट को बढ़ाते हैं तो वो शायद इस मामले पे रिस्की है, और इस टाइम पे बेटर है। मैं तो थोड़ा सा ये कहूंगा कि मार्केट को सोच समझ के अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मैच्योर होने के लिए। एक बढ़कर रैली नहीं आने वाला। आपको लगता है अगर एक बार रैली आ जाएगी तो हर्ष पीछे आपने पिछले ज्यादा दिन नहीं जाना, आपको 15 दिन में जो मार्केट में हुआ वो देख लीजिए। तो मुझे लगता है, और मार्केट आप बिलीव रखिए, एक चीज मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, मार्केट एक दिन में 20% बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इतनी मारामारी मत करिए, आराम से धीरे धीरे प्लानिंग करिए स्टॉक्स को बाइंग करने की। अर्निंग आ रही है, वेट कर लीजिए 2-3 महीने। अर्निंग में एक दिन के रिजल्ट पे 5% की रैली दिखेंगी, लेकिन पूरे हफ्ते में वही 5% साफ होते हुए दिखाई देंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्रोग्राम देखिए। आपका 1 बजे का एक प्रोग्राम आता है जिसमें क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, पूछिए, उसमें सवाल पूछिए कि इसको लेना है नहीं लेना है, और तब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। रोहन सर, TCS के रवि सर, अर्निंग सीजन में आपका जो फोकस है वो किन सेक्टर्स पे रहेगा एज फार एज गुड अर्निंग्स आर कंसर्न? मैम, मुझे इस समय अगर देखता हूं तो मुझे 2-3 सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। एक तो एक फार्मा सेक्टर यहाँ पर अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूं तो थोड़ा सा FMCG काउंटर अच्छे लग रहे हैं, और अगली तरफ जाता हूं तो मुझे रेलवे के काउंटर वापस से अट्रैक्टिव दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में अगर आप स्टॉक चूज करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। बहुत कुछ रॉकेट साइंस मत करिए, बहुत कुछ रील फॉलो मत करिए। सिंपल जो इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक्स हैं उनमें अपनी होल्डिंग बढ़ाइए। अगर चलेगा तो वही 3 चलेंगे, चाहे वो आप रेलवे से देख रहे हो, FMCG से देख रहे हो, या फिर आप दूसरे काउंटर की तरफ देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का एक गोल बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो गोल बनाइए वो आजकल, जैसे आपसे हमेशा मैम कहते हैं ना, बड़ा गोल बनाइए। आजकल छोटा गोल बनाइए, यानी कि 100 रुपए आपके पॉकेट में अगर हैं तो 20-30 रुपए ही निवेश करने की सोचिए, इसलिए छोटा गोल बनाइए। ये अर्निंग्स के बेसिस पे आप कह रहे हैं तीनों सेक्टर्स? जी बिल्कुल, मैं अर्निंग के बेसिस पे ही कह रहा हूँ, बिकॉज और किसी में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर मान लीजिए मैं शिपिंग की तरफ जाता हूँ या एक्सपोर्ट की तरफ जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस पर बार बार जो है वो ट्रम्प एक बियर साइन दिखाते रहेंगे और बुल को हमेशा पकड़कर पिटाई करते रहेंगे। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि इस तरीके के सेक्टर से अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस रखिए। मेटल काउंटर में जरूर थोड़ा सा आपको पुल बैक दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अर्निंग्स से बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा हालात जो है वो पुअर देखने को मिल सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन 3 सेक्टर पे पकड़ के रखिए, क्योंकि ये 3 सेक्टर पे आपका रिस्क कम होता है। रिवॉर्ड भले ना मिले, लेकिन रिस्क आपको काफी कम मिलता है। जी। रोहन सर, रवि सर, आपको इस मार्केट में क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है? कोई भी ऐसे स्टॉक्स, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक रहना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ऐसे में हमारे पास सवाल भी था आपसे रिलेटेड, आपसे ही पूछ रहे थे वो सवाल हमारे दर्शक, कि अगर उनकी जो कुछ इन्वेस्टमेंट है 30% के करीब वो उन्होंने कर चुके हैं वो ऑलरेडी मार्केट में, तो क्या बाकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हैं तो किन में करें? बिल्कुल 20% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए, और PSUs की तरफ फोकस करिए। अच्छा, 40% के करेक्शन के बाद PSUs अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिनमें अभी बात करी जाए जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस है उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है IOC, भेल और गेल ये यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो KNR
कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। और बैंकिंग की तरफ अगर जाते हैं तो छोटे मंझोले बैंकों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको अट्रैक्शन दिखा सकता है। इनफैक्ट लार्ज कैप के अगर बैंक को पकड़ना है तो प्राइवेट थोड़ा सा छोड़ के रखिए, यानी प्राइवेट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन एसबीआई को यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। प्राइवेट में आप अगर पर्टिकुलर पूछिए तो मैं यही कहूंगा कि एचडीएफसी पे जो अभी कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है वो कॉन्फिडेंस जल्द लूज होता हुआ नजर आएगा, बस आपको समझने में देर लगेगा। दूसरा, आईसीआईसी बैंक इन लेवल्स पर अट्रैक्शन नहीं है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और तीसरे की अगर तरफ जाते हैं तो एक्सिस बैंक, मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा मंदी के संकेत दिख सकते हैं। अब आते हैं जो इंडसन बैंक, जिसके बारे में आपने इतनी स्टोरीज देखी, प्रॉफिट बुकिंग देखी, देखिए जिस पे कंट्रोवर्सी चल रही है उससे तो इन्वेस्टर को सबसे पहले दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञाता नहीं है कि आप मैनेजमेंट से ज्यादा बड़ी चीजें जान पाएं, और अगर जान पाते तो शायद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो बेटर है दूरी बना के रखें। जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रोहन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे आने वाला जो वीकेंड है, इट्स लॉन्ग, मंडे को भी बाजार बंद है, सो व्हाट आर योर प्लान्स? मैम, हम लोगों को वाचिंग ट्रम्प कमेंट्री दैट इज नहीं, जब छुट्टियां मिलती हैं तो लोग जो है वो वेबिनार और सेमिनार रख लेते हैं, कह देते हैं कि सर छुट्टी है तो कुछ हमें पढ़ा दीजिए। तो ऐसे ही कुछ जर्नी के लिए आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे और कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए। So Rohan sir, what are your plans?